Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is research purpose, question and hypothesis. So research problem पे last time हमने बात की थी कि हम problem को select करते हैं बिल्कुल एक wide and broader. इसके बाद जो है फिर कुछ terminologies हमने वहाँ पे पढ़ी थी, basic terminologies. और रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो हम किस तरह लिखते हैं, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन द प्रीवियस क्लास. आज हम रिसर्च पर्पस यानी जो हम पर्पस स्टेटमेंट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, फिर क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे. क्वेश्चन इज यूजुअली वही रिसर्च पर्पस होता है लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है, एंड देन हम हाइपोथेसिस बनाएंगे. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस ईच वन बाय वन. तो हम सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव्स अपने देखें तो हम देखेंगे इस यूनिट में कि हमें पर्पस स्टेटमेंट का पता चले, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होता है और कैसे बनाते हैं, हाइपोथेसिस इन नर्सिंग रिसर्च. हाइपोथेसिस जो है वो क्या है नर्सिंग रिसर्च में, फिर कोई ये जो पेको है इसको हम अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को क्वेश्चन बनाने के लिए. फिर क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कोई डिफरेंस होगा कि नहीं, इस पे हम बात करेंगे. और आखिर में लास्ट जो है कंसेप्चुअल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन विद एग्जांपल हम इस पे बात करेंगे क्योंकि लास्ट पेपर में इस पे क्वेश्चन आया था. सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पर्पस स्टेटमेंट. ठीक है, अब पर्पस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. देखिए, many researchers articulate their research goal as a statement of purpose worded declaratively. यानी ये जो पर्पस होता है ना, ये असल में एम होता है, जो मकसद होता है ना, गोल होता है आगे रिसर्च का, कि जो हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं इसका ये पर्पस है, ये गोल है या ये एम है, तो ये पर्पस स्टेटमेंट होता है. और यही से जब हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, आगे हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें पर्पस स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि आगे ये रिसर्चर जो है वो क्या बताने वाला है हमें. जैसे आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करेंगे ना, तो जब आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो फिर इस पे आप आगे जाके लिटरेचर रिव्यू करते हो. जैसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिटरेचर रिव्यू, तो अपना लिटरेचर को आप रिव्यू करते हो. अब जब आप लिटरेचर को रिव्यू करते हो तो वहां से हमें अंदाजा, फिर हम जो आर्टिकल इसके लिए ढूंढते हैं तो हम असल में वहां पे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जब पढ़ते हैं तो वहां पे हमें पर्पस मिलता है या एम या गोल ऑफ द स्टडी. तो हमें अंदाजा होता है कि ये वाला जो आर्टिकल है, ये जो स्टडी हुई है, ये हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इसके साथ जो है ये पैरेलल है या नहीं है. So it is usually easy to identify a purpose statement because the word purpose is explicitly stated. ठीक है. So the purpose of this study was, ऐसे लिखते हैं ना कि the purpose of this study was or the purpose of the study is. तो जो जैसे वो already conducted study होती है तो वहां पे लिखा होता है कि the purpose of this study was. ठीक है. So sometime the word और sometime ये भी होता है कि purpose के बजाय वो aim यूज भी करते हैं. ठीक है, कि the aim of the study या the goal of the study, the study intent to, ठीक है, ये भी यूज करते हैं. और ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ये भी होता है. लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली पर्पस को यूज करें तो ये बहुत ज्यादा जो है ना ऑब्वियस होता है, ओपन होता है. ये भी यूज होते हैं एम, गोल, इंटेंट, ऑब्जेक्टिव, पर्पस. जब ये चीजें हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आगे ये स्टडी किस चीज के बारे में है. एज इन द एम ऑफ द स्टडी वाज. ठीक है, तो ये भी है, समटाइम आप देखेंगे कि द एम ऑफ द स्टडी वाज, द गोल ऑफ द स्टडी वाज, द स्टडी इंटेंट टू. ठीक है. सो इन अ क्वांटिटेटिव स्टडी a statement of purpose identifies the key study variables. आगे भी हम वेरिएबल्स पे बात करेंगे क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये पर्पस से हमें ये अंदाजा होता है. एंड देयर पॉसिबल इंटर रिलेशनशिप एज वेल एज द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. ये पर्पस स्टेटमेंट से पता चलता है कि वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे आपके, और पॉपुलेशन आपका जो है ना वो कौन सा है, किन लोगों पे आप स्टडी कर रहे हो. तो वेरिएबल पे आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको
कि एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे एक मैंने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और एक जो है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल्स होंगे। अब डिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें, हम कहते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, सो फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज को लेते हैं और ओबेसिटी को लेते हैं। अब जो ओबेसिटी है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओबेसिटी, क्लियर। ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है? अब एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज, ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओबेसिटी क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो करता है एक्सरसाइज, ठीक है। अब जब वो एक्सरसाइज करता है तो ये ओबेसिटी जो है ना, इसमें कमी आएगी, वजन कम होगा। एक बंदा जो है ना वो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और इस पे डिपेंड कर रहा है कौन? ओबेसिटी। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे, ठीक है, एक्टिव लाइफ गुजारेंगे, तो ओबेसिटी के चांसेस कम होंगे, देखो। और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो फिर ओबेसिटी ज्यादा होगी ना, क्लियर। सो अब वैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको कि हमारे जो वेरिएबल्स है ये हमें पर्पस स्टेटमेंट से ही पता चलता है। आगे क्वेश्चन में भी चीजें होंगी, लेकिन आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैसे पता होना चाहिए, और इस पे हम आगे एक पूरा यूनिट भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक आप लोगों का कॉन्सेप्ट हो इन चीजों के बारे में। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा ओबेसिटी एंड एक्सरसाइज, तो जो बंदा एक्सरसाइज करता है तो अब ओबेसिटी क्या है? कम होती जाएगी। जो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ओबेसिटी बढ़ेगी। अब देखिए ये डिपेंड है एक्सरसाइज पे, क्लियर। सो ये पर्पस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है? हमें रिसर्च का पता चलता है कि ये रिसर्च क्यों कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। हमें एक गोल, इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव या पर्पस ये क्लियरली बताता है, ये पर्पस स्टेटमेंट है। आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन जो रिसर्च है ना, हम यूजुअली ये ब्रॉड टू स्पेसिफिक जाते हैं। ने कहा था ना कि जो एक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव रीजनिंग है एंड डिडक्टिव रीजनिंग है, तो हम यानी इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप यूं समझे, ये जो हम पर्पस और फिर स्टेटमेंट पर्पस है, फिर हम इसके बाद ये हाइपोथेसिस वगैरह सारा प्रोसेस क्यों होता है? थिंक ऑफ द रिसर्च प्रोसेस एज अ फनल। देखिए ये एक फनल है, आप देख रहे हो ना, लेट मी, ये फनल है, ठीक है। अब इस फनल का ऊपर आप देखें तो ये ब्रॉड है, देखिए ये ब्रॉड है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हो तो ये नैरो होता जा रहा है, नैरो। तो ये क्या है? इंडक्टिव से डिडक्टिव की तरफ आ रहे हैं, और ये यूजुअली क्वांटिटेटिव स्टडीज में जो है ना, हम इसको देखते हैं। थिंक ऑफ द रिसर्च प्रोसेस एज अ फनल। आप जहन में यूं देख समझे कि जो रिसर्च प्रोसेस एक फनल लाइक है। स्टार्ट विद अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ब्रॉड एरिया, जैसे मैंने कहा था कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट किसी का कार्डियक है, किसी का डायबिटीज है, तो किसी का क्या है, अभी एक ब्रॉड एरिया है। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम दैट नीड फिक्सिंग। अब उसी एरिया में प्रॉब्लम को देख ले। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे ना, पीडियाट्रिक में काम कर रहे होंगे, कुछ एडल्ट में काम कर रहे होंगे, कुछ सर्जिकल में काम कर रहे होंगे, कुछ इंटेंसिव केयर में काम कर रहे होंगे। दैट इज ब्रॉड एरिया है ऑफ इंटरेस्ट। अब वहां पे मसला क्या है? प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले क्लास में भी दिया था कि मैं बजाते खुद इंटरेस्टेड हूँ डायबिटिक में। अब दैट इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फिर जो प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे हमारे एरिया में जो लोग हैं वो हॉस्पिटल तब तक नहीं जाते जब वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते डायबिटीज के। तो इसका मतलब है कि डिलेड कंसल्टेशन है, डिलेड हॉस्पिटल विजिट्स है, ये प्रॉब्लम था, क्लियर। देन प्रोग्रेसिवली शार्पन योर फोकस। अब अगर हम आगे फॉर एग्जांपल यू आएंगे तो वही दोबारा आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखें ब्रॉड प्रॉब्लम ले ले, एरिया रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बाद स्टेटमेंट पर्पस कि द पर्पस ऑफ द स्टडी इज। इसके बाद अपने रिसर्च क्वेश्चन बनाए, ये स्पेसिफिक क्वेरी है, क्लियर। एंड रिसर्च क्वेश्चन के बाद आप क्या करते हो? हाइपोथेसिस बनाते हो। तो असल में ये जो पर्पस है
ये आपको डायरेक्शन बता रहा होता है आगे कि आपने क्या करना है, किस तरह आपने जाना है, यानी आप क्या देखना चाहते हो इस रिसर्च में। ये फनल है, इसको आप वैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे तो ऊपर से ये ब्रॉड रिसर्च प्रॉब्लम आएगा, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, फिर ब्रॉड रिसर्च प्रॉब्लम, फिर इसका आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देंगे, इससे आप फिर रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे जो एक स्पेसिफिक क्वेरी होगी, और हाइपोथेसिस आपका प्रेडिक्शन होता है। क्लियर? रिसर्च क्वेश्चन में कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप कैसे करेंगे, इसको क्या होगा, और हाइपोथेसिस में है कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आखिर में ये जो है ना हमारा आउटपुट आएगा, ये आपका हाइपोथेसिस होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ यानी पर्पस स्टेटमेंट से शुरू करते हैं, और हम क्वांटिटेटिव का एग्जांपल पहले लेते हैं। तो जैसे लास्ट भी मैंने बताया कि पर्पस जो है वो क्या होता है, गोल होता है असल में रिसर्च का। So the statement of purpose is a summary of the overall goal or objective of the study. देखिए overall goal or objective of the study है, ये स्टेटमेंट नहीं आपको बताएगी। आगे मैं एग्जांपल भी देता हूँ डायबिटीज से। अब ये जो आपके पुलिट एंड बिग एम्फेसाइज इज दैट दिस स्टेटमेंट एस्टैब्लिशेस द स्टडीज डायरेक्शन एंड कैप्चर इट्स एसेंस। ठीक है, यानी फोकस क्या होता है और किस चीज पर होता है पर्पस का, फोकस ऑन मेजरिंग, खासकर जो क्वांटिटेटिव है, रिमेंबर जो क्या है, जो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, क्वांटिटेटिव, इसका फोकस होता है कि मेजरिंग, कंपेयरिंग एंड टेस्टिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल को टेस्ट करना, मेजर करना, कंपेयर करना, ये सब जो है ना पर्पस में ही हमें पता चलता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइज द मेन स्टडी वेरिएबल्स। पर्पस के अंदर आपके स्टडी वेरिएबल्स होंगे, जैसे आपके क्वेश्चन के अंदर भी है, क्वेश्चन यही पर्पस होता है, मैंने आपको बताया सेम वही पर्पस होता है, लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म में होता है। जब आपका पर्पस इंटरोगेटिव फॉर्म में, अब नेक्स्ट इस पे वैसे हम करेंगे बात। तो पर्पस में असल चीज क्या, आपके स्टडी वेरिएबल्स है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर कंपाउंडिंग वगैरह भी, जो कंपाउंडिंग वेरिएबल्स है वो भी आएंगे, लेकिन फिलहाल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हमें पता चलेगा पर्पस स्टेटमेंट से। द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, किन लोगों पे आप स्टडी कर रहे हो, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल आप ये जो एक्सरसाइज है और ओबिसिटी है आप देख रहे हो, आपका इंटरेस्ट कौन लोग है, आप डायबिटीज लोगों में देख रहे हो, अब ये पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। एंड द सिटिंग, अब सिटिंग का मतलब ये कि कहाँ पे, हॉस्पिटल में या कम्युनिटी में। क्लियर? अब की वर्ब्स जो यूज होते हैं क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ये जैसे मैंने कहा था, या तो इसमें आप देखेंगे टू टेस्ट, टू कंपेयर, टू इवेलुएट, टू एग्जामिन है, द स्टडी पर्पज, या जैसे पर्पज ऑफ द स्टडी इज टू टेस्ट, इज टू कंपेयर, इज टू इवेलुएट, इज टू एग्जामिन। ठीक है, द पर्पज ऑफ द स्टडी इज टू कंपेयर द रिलेशनशिप बिटवीन ओबेसिटी एंड डेली एक्सरसाइज। अब ये जो है ना इस तरह के टर्म्स यूज होंगे उसमें क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट में। क्लियर? तो ये असल में फोकस करता है मेजरिंग पे, कंपेयरिंग एंड टेस्टिंग अ वेरिएबल, वो पर्पस स्टेटमेंट होता है। अब इसलिए पर्पस के अंदर हमें वेरिएबल्स का पता होता है। अब एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल लेंगे कि द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू एग्जामिन, देखे, इज टू एग्जामिन, प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया ना कि टू एग्जामिन, टू कंपेयर। सो अब इस स्टडी का देखिए, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी, पर्पस एक्सप्लिसिटली यूज हुआ है बजाते खुद, यहाँ पे देख ले, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी, द एम ऑफ दिस स्टडी इंटेंड टू, ठीक है, द गोल ऑफ दिस स्टडी, लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है तो और बेहतर है, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू एग्जामिन, जैसे इज टू एग्जामिन, टू कंपेयर आता है तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव स्टडी है। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड होम बेस्ड एजुकेशन, ये जो स्ट्रक्चर्ड होम बेस्ड एजुकेशन ये क्या है, ये आपका इंटरवेंशन है, आप इसका इफेक्ट दे रहे हो, देख रहे हो, इंटरवेंशन ऑन सेल्फ केयर बिहेवियर्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग एडल्ट पेशेंट, ये आपका पॉपुलेशन है। ठीक है, किन लोगों पे जो है ना पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, और कौन सा पॉपुलेशन है एडल्ट पेशेंट का, डायग्नोज विद टाइप 2 डायबिटीज। देखो
ये आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आया। ये आप एग्जामिन कर रहे हो एक न्यू इंटरवेंशन को, ठीक है, किन लोगों में, ये जो एडल्ट पॉपुलेशन है। अब इस स्टडी में आप देखेंगे आपका एक्सप्लिसिटली आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द पर्पस ऑफ दिस स्टडी मेंशन है। अब ये एक ही पैराग्राफ आप खुद सोच ले, आप इसी ही पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, इस पैराग्राफ को, तो इजीली आपको समझ आएगी कि ये आगे रिसर्च किस चीज के बारे में है। तो आप इन्हीं 2.5 सेंटेंसेस ले ले, फॉर एग्जांपल इन्हीं को आप पढ़ ले, वैसे तो एक ही सेंटेंस है ना, कि द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड होम बेस्ड एजुकेशन इंटरवेंशन ऑन द सेल्फ केयर बिहेवियर। सेल्फ केयर बिहेवियर यानी टाइमली उठना, फिर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट को फॉलो करना, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एमंग एडल्ट पेशेंट डायग्नोज विद टाइप 2 डायबिटीज। अब ये पैराग्राफ पढ़ के ही आपको अंदाजा हो गया कि आगे क्या होने जा रहा है। क्लियर? इसीलिए इसको कहता है कि पर्पस है, ये पर्पस स्टेटमेंट है स्टडी के लिए। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो सब कुछ जो है ना यहाँ पे आपका वो अवेलेबल है। अब देखें इसमें आप वेरिएबल्स भी देख सकते हो, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा कलर चेंज करो, वैसे आपको बता दो। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके ख्याल में क्या है आपका यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरवेंशन है, ये देखो इंटरवेंशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड, ये स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन इंटरवेंशन, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ऑन द सेल्फ केयर बिहेवियर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एंड सेल्फ केयर बिहेवियर है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेल्फ केयर बिहेवियर। अब हम कहते हैं कि ये इंप्रूव होते हैं कि नहीं, किस चीज से? स्ट्रक्चर्ड होम बेस्ड एजुकेशन से। यानी हम पेशेंट को एजुकेशन देंगे, ग्रुप बनाएंगे लोगों का डायबिटिक का, इनको बुलाएंगे, एक जगह बैठाएंगे और इनको हम अवेयरनेस देंगे, एजुकेशन देंगे। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब एजुकेशन देंगे तो इससे जो सेल्फ केयर बिहेवियर है वो इम्प्रूव होगा कि नहीं होगा, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी कि नहीं होगी। ये दो चीजें जो है, ये क्या है? ये दो चीजें, ये और ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंड करता है किस चीज पे? ये आपका डिपेंड करता है ये स्ट्रक्चर्ड होम बेस्ड एजुकेशन पे। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल का भी पता चल गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का। और जो पॉपुलेशन है ऑफ इंटरेस्ट स्टडी का वो कौन है? एडल्ट पेशेंट है विद टाइप 2 डायबिटीज, ये आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखिए पर्पस से पता चल गया ना, आप एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है, इफेक्ट किस चीज का? स्ट्रक्चर होम बेस्ड इंटरवेंशन का। किस चीज पर? द सेल्फ केयर बिहेवियर पर और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। किन लोगों में? एडल्ट पेशेंट हो, डायग्नोज हो गए हो टाइप 2 डायबिटीज के साथ। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे वेरिएबल्स भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी मौजूद है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मौजूद है, एंड पॉपुलेशन जो है ऑफ इंटरेस्ट भी है जिन पे आप स्टडी कर रहे हो। क्लियर? अब इसके बरकस अगर हम क्वालिटेटिव स्टेटमेंट को लेंगे, ठीक है, ये तो क्वांटिटेटिव था ना, इसमें हम मेजर कर रहे थे। अब क्वालिटेटिव आपको पता है वहां पे तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसका फोकस क्या होता है? जब आप क्वालिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट देखेंगे ना, तो फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग डीप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। अब देखिए इसमें अब मेजर नहीं करते, टू मेजर का वो नहीं है, टू कंपेयर नहीं है। इसमें डीप ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स और कल्चर, ये फोकस होता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। वैसे की वर्ब यहाँ पे आप देखें, टू एक्सप्लोर, नॉट टू एग्जामिन, ठीक है, नॉट टू कोरिलेट। अब यहाँ के टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, टू डिस्क्राइब, टू डिस्कवर। देखो, डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना, अंडरस्टैंड करना, डिस्क्राइब करना। अब ये कोई मजर नहीं है, टू मजर बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। क्लियर? तो ये सारा का सारा जब ये वाला स्टेटमेंट आप देखेंगे, ये वाले वर्ड्स याद रखे, ये जो वर्ब्स है, ये सारे वर्ब्स जो है वो शो करते हैं, ये जितने भी वर्ब्स है, ठीक है, ये आपको क्या शो करेगा? ये शो करता है क्वालिटेटिव।
कि ये कुछ क्वालिटेटिव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पर्पस, अगेन देखो, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू एक्सप्लोर, देखो इज टू एक्सप्लोर, टू डिस्क्राइब, टू डिस्कवर, टू अंडरस्टैंड द लिव्ड एक्सपीरियंसेस। एक तो आपको इस वर्ड से ही पता चल गया ना, ये जो वर्ड है टू एक्सप्लोर, ठीक है, ये जो एक्सप्लोर का वर्ड यहां से आपको पता चल गया। फिर क्या एक्सप्लोर करना है? द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ family caregivers managing a relative with severe Alzheimer disease in rural communities। अब देखिए रूरल कम्युनिटीज में वो देखना चाहते हैं, जो रिसर्चर है एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक्सपीरियंसेस को। किन लोग एक्सपीरियंसेस को? केयर गिवर, ठीक है, वो फैमिली जो केयर गिवर है और वो मैनेज कर रहा है एक पेशेंट को जो कि सिवियर अल्जाइमर डिजीज के साथ है, ठीक है, जहाँ पे फिर डेमेंशिया वगैरह क्या होते हैं ना, वो अल्जाइमर डिजीज जहाँ पे वो डेमेंशिया होता है। क्लियर? सो अब यहाँ से स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि स्टडी पर्पस जो है वो टू एक्सप्लोर द लिव्ड एक्सपीरियंसेस। दिस इज अ क्वालिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट। जो क्वालिटेटिव रिसर्च पर्पस स्टेटमेंट कुछ यूं आपको दिखेगा जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, हम जाएंगे थोड़ा सा जो क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वांटिटेटिव वे है, इसमें इसको याद रखे, पिको, PICO। हम जब भी पर्पस या जो क्वेश्चन है इनमें ये फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं, पिको, PICO। रिमेंबर, ये पेपर में भी समटाइम आता है। इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, before we can write a perfect purpose statement or research question, ठीक है, अब जब क्वांटिटेटिव में ना हम एक परफेक्ट पर्पस स्टेटमेंट लिखते हैं या रिसर्च क्वेश्चन, तो हमें इन 4 बातों का पता होना चाहिए। वी मस्ट ऑर्गेनाइज आवर वेरिएबल्स यूजिंग द पिको फ्रेमवर्क। जो पिको फ्रेमवर्क है इसका मतलब क्या है? P से पॉपुलेशन, यानी आपका पॉपुलेशन क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आर सब्जेक्ट। लास्ट एग्जांपल में मैंने क्या दिया था? पॉपुलेशन आप लोगों ने क्या लिया था? फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट, एडल्ट डायबिटिक टाइप्स 2 डायबिटीज मिलेटस टाइप 2 पेशेंट्स। इंटरवेंशन, आई से इंटरवेंशन, क्या करने जा रहे हो आप इसमें? सो द एक्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हो जैसे मेडिसिन, या द इंटरवेंशन जैसे नर्सिंग इंटरवेंशन, यहाँ पे वहाँ पे नर्सिंग लेड बेस्ड जो है वो कोई इंटरवेंशन है, एजुकेशन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। तो इंटरवेंशन आपका वो क्लियर होना चाहिए कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसमें आप इंटरवेंशन क्या यूज कर रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो या कोई नर्सिंग इंटरवेंशन है, या जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, ये भी एक इंटरवेंशन है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको टेस्ट किया जा रहा है, एक इंटरवेंशन है। फिर सी, कंपेरिजन, अगर कंपेरेटिव स्टडी है, हम कंपेयर कर रहे हैं, सो द कंट्रोल ग्रुप और स्टैंडर्ड केयर यू आर कंपेयरिंग अगेंस्ट। जैसे लास्ट क्लासेस में हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है इस पे कि एक स्टैंडर्ड केयर होता है, कंट्रोल ग्रुप, ठीक है जी, और एक में आप जो है वो इंटरवेंशन ग्रुप होता है, आप इंटरवेंशन दे रहे हो। तो आप इसमें कंपैरिजन भी कर रहे हो, एंड किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो? एंड आउटकम, यानी जो रिसर्च आप करेंगे तो इसका कुछ आउटकम आएगा ना, द मेजरेबल रिजल्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल आर क्लिनिकल इफेक्ट, आउटकम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी, तो एक्सरसाइज को आपका पॉपुलेशन था ओबीस पेशेंट, क्लियर, एडल्ट ओबीस पेशेंट। इंटरवेंशन किया कि आपने एक्सरसाइज दिया इन लोगों में कि आप लोग 1 महीने के लिए डेली 40 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे। कंपेयर कर रहे थे जो लोग स्टैंडर्डली लाइफ अपना गुजार रहे थे, वो एक्सरसाइज वगैरह जैसे वो नहीं कर रहे थे, बस जैसे वो रह रहे थे ऐसे ही रह रहे थे। आउटकम क्या आया? आउटकम जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट क्या था? ओबेसिटी, उसका क्या बना? वो ओबेसिटी कम हो गई, ठीक है, दिस इज आउटकम। सो ये आउटकम भी, ऐसे रिसर्च का भी आउटकम भी होना चाहिए ना। एक रिसर्च का अगर कोई आउटकम ना हो तो फिर तो फायदा नहीं है। सो दैट्स वाई ये 4 चीजें हम याद रखेंगे। रिमेंबर, PICO, पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज पेशेंट है या ओबीस पेशेंट ले लो, फॉर एग्जांपल डायबिटिक ओबीस पेशेंट, ये आपका पॉपुलेशन है। इंटरवेंशन,
आप इनमें डेली 40 मिनट एक्सरसाइज, कंपैरिजन स्टैंडर्ड ग्रुप के साथ, यानी जो लोग वैसे रह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक हम इनको थेरेपी नहीं दे रहे, जो नॉर्मली जिंदगी गुजार रहे वैसे ही गुजार रहे हैं, और हम अपना ये जो इंटरवेंशन ग्रुप है इनके साथ कंपेयर करेंगे बाद में। आउटकम, तो आपका आउटकम ये है कि आप कहेंगे कि जब ये लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो हाइपोथेसिस ये है कि इससे ओबेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा। क्लियर? ये आप जो है ना 4 चीजें रखेंगे, और ये 4 चीजें आपके पर्पस में भी नजर आने चाहिए और क्वेश्चन में भी नजर आने चाहिए। क्वेश्चन असल में पर्पस ये होता है। तो अगर आपके रिसर्च में रिसर्च पर्पस में ये 4 चीजें नहीं है, मिसिंग है, अब डिपेंड करता है ना, सम टाइम कंपैरिजन नहीं होगा तो इशू नहीं है, अगर आप कंपैरिजन स्टडी नहीं कर रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन ये 3 चीजें तो लाजमी है, बिल्कुल फर्ज है, ये जो जैसे पॉपुलेशन है, इंटरवेंशन है और आउटकम, ये तो होना ही चाहिए। पायो, अगर पे को नहीं है तो पायो तो होना ही चाहिए, पॉपुलेशन, इंटरवेंशन एंड आउटकम। तो आप लास्ट भी जैसे पर्पस आपने देखा वहां पे पॉपुलेशन क्या था लास्ट स्टेटमेंट में, डायबिटीज मिलेटस टाइप 2 के पेशेंट्स। इंटरवेंशन, आप नर्स लेड अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे थे। आउटकम क्या आ रहा था कि लोगों के जो है सेल्फ केयर एक्टिविटीज, बिहेवियर वो चेंज हो रहा था, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पे चेंज हो रही थी, दैट वाज द आउटकम। अब कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, बिल्डिंग अ क्वेश्चन विथ पिको। तो हम यहाँ पे जो है ना किस तरह क्वेश्चन बनाएंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ। सो वी से पॉपुलेशन, पेशेंट, जो भी आपका पॉपुलेशन है, एडल्ट सर्जिकल पेशेंट, फॉर एग्जांपल सर्जिकल वार्ड नर्सेज है ना, इनका एरिया क्या है, सर्जरी जिनका एरिया है वहां पे इनका पॉपुलेशन उन्होंने लिया है कि एडल्ट सर्जिकल पेशेंट में मैं क्या क्या इंटरवेंशन देना चाहता हूँ, इंटरवेंशन प्री ऑपरेटिव डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, कि जो पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, सर्जरी से पहले इनको थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ या करवाती हूँ, डीप ब्रीथिंग। अब डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से मैं फिर क्या देखना और कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड केयर, जैसे सर्जिकल ए यूनिट है, सर्जिकल बी है, सर्जिकल बी जैसे का जैसे काम वहां पे चल रहा है वैसे ही होने दे। सर्जिकल ए में जो लोग ऑपरेशन रूम जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर जाएंगे, इनको पहले से मैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाऊंगी इनसे, और फिर बाद में सर्जिकल बी के साथ कंपेयर करूंगा। फिर आउटकम क्या आएगा, व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट। सो पोस्ट ऑपरेटिव लंग्स कोलैप्स रेट्स देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी रिसर्चर है। पोस्ट ऑपरेटिव लंग कोलैप्स का मतलब जो एटेलेक्टेसिस, कि वो इन लोगों में फिर कम होता है या ज्यादा होता है बनिस्बत जो स्टैंडर्ड केयर है। तो इसमें हमारा हाइपोथेसिस यही होता है ना कि जिन लोगों में हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज दिलवाते हैं पहले, उन लोगों में ये रेट कम होगा और स्टैंडर्ड केयर में ये रेट ज्यादा होगा। और अगर हकीकत में भी यही आउटकम आता है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरवेंशन है ये तो बहुत इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। तो फिर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में ये शामिल हो जाएगा कि जो लोग ओटी जाते हैं इनको पहले डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाया करें। इसका फायदा ये होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव लंग कोलैप्स रेट्स बहुत कम होता है इससे। क्लियर? तो ये एक वो देखे पिको, तो ये 4 जो है ना आपके वो बन गए, एडल्ट सर्जिकल पेशेंट, प्री ऑपरेटिव डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इंटरवेंशन है। ठीक है, यानी दूसरे अल्फाज में आप कहेंगे तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टैंडर्ड केयर है अगर कंपैरिजन कर रहे हो, एंड पोस्ट ऑपरेटिव लंग कोलैप्स, अब ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम आते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो क्वेश्चन तो आपको पता है ना, इंटरोगेटिव बनता है ना, ये वाला निशान, यानी डू, डज, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए इधर देखिए, ये जो क्वेश्चन शुरू होता है कहां से, डू। अब देखिए यही वही क्वेश्चन है, बाकी आप देखेंगे वही पर्पज है लेकिन क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। डू एडल्ट सर्जिकल पेशेंट्स, ये क्या है, पॉपुलेशन, ये क्या है, पॉपुलेशन। ठीक है, हु रिसीव प्री ऑपरेटिव डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, व्हाट इज प्री ऑपरेटिव डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, इंटरवेंशन, एक्सपीरियंस
लोअर रेट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव लंग्स, ये जो लोअर रेट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव लंग क्या है, आपका आउटकम है ना, लोअर रेट, हायर रेट, लोअर रेट, देखा आउटकम आया है। सो लोअर रेट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव लंग्स कंपेयर टू दोज हु रिसीव स्टैंडर्ड केयर, ये जो हु रिसीव स्टैंडर्ड केयर है ये क्या है, ये आपका कंपैरिजन है, लिखा भी है कंपेयर टू दोज हु रिसीव स्टैंडर्ड केयर। तो अब अपना रिसर्च क्वेश्चन देख लें, इनमें ये 4 चीजें हैं, आपका पॉपुलेशन भी है, इंटरवेंशन भी है, स्टैंडर्ड केयर भी है, और पोस्ट पर जो है वो फॉर एग्जांपल आउटकम, ठीक है, वो भी है। तो कंपैरिजन एंड आउटकम भी है। क्वेश्चन स्टार्ट विद डू, ठीक है। और पर्पस का क्या होता है कि तो पर्पस में जनरली आप देखते हैं कि द एम ऑफ द स्टडी या द पर्पस ऑफ द स्टडी, ठीक है, इज टू एग्जामिन, अब आप एग्जामिन कर रहे हैं द रेट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव लंग्स कोलैप्स, लंग्स, ठीक है जी, कोलैप्स कंपेयर टू दूस हु रिसीव स्टैंडर्ड केयर इन एडल्ट सर्जिकल पेशेंट, ठीक है। और जो आपका है इंटरवेंशन क्या है, प्री ऑपरेटिव, दूस पेशेंट हु रिसीव प्री ऑपरेटिव डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आपका ये पर्पस है और इसी को हमने क्वेश्चन बना दिया। आप देखिए वही पर्पस है लेकिन क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। लेकिन मेन चीज क्या है, ये इसके अंदर होना चाहिए, रिमेंबर, ये स्किप नहीं होना चाहिए, क्लियर। सो रिसर्च क्वेश्चन अगेन वही है, अगर हम फर्दर इस पे बात करें तो वही चीज है कि ये स्पेसिफिक क्वेरी है कि द रिसर्च क्वेश्चन रीराइट द पर्पस स्टेटमेंट इनटू अ डायरेक्ट स्पेसिफिक इंटरोगेटिव क्वेरी, यानी इसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको स्टेटमेंट को, दैट द रिसर्चर वांट्स टू आंसर, इट ड्राइव्स द एक्चुअल डेटा कलेक्शन। अब एक रिसर्च क्वेश्चन के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इट शुड बी क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है, अगेन पिको, PICO, पिको, यानी पॉपुलेशन, इंटरवेंशन, कंपैरिजन एंड आउटकम, आंसरेबल बाय कलेक्टिंग एम्पिरिकल डेटा, हाँ आंसरेबल हो, ऐसा ना हो कि फिर उसके बाद जो डाटा कलेक्ट करेंगे तो आंसरेबल ना हो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ना कि कोई जिन्नात है तो आप जिन्नात को आप कैसे कलेक्ट करेंगे, जिन्नात से डेटा, कि आप लोग आते हो कि नहीं आते, ठीक है। एंड प्रिसाइजली लिंक द वेरिएबल अंडर स्टडी, जो वेरिएबल अंडर स्टडी है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर प्रीवियसली आप देखेंगे तो जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इस स्टेट में आप देखें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में, थोड़ा सा पेन से शो करो, ये इधर आप आ जाए, प्री ऑपरेटिव देखिए ये वेरिएबल लिंक है ना एक दूसरे के साथ, जो आपका प्री ऑपरेटिव डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, इससे आप कहते हो कि लो रेट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव लंग कोलैप्स होता है। अब देखिए एक दूसरे के साथ रिलेट है, जैसे एक्सरसाइज एंड ओबिसिटी रिलेट है ना, आप एक्सरसाइज करेंगे ओबिसिटी कम हो जाएगी, तो ये चीजें भी आप मद्देनजर रखेंगे। क्वांटिटेटिव फोकस क्या होता है कि इट फोकस आस्क अबाउट रिलेशनशिप्स, अगेन वही चीज है कि दोनों का रिलेशन है कि नहीं, एसोसिएशन है कि नहीं, और कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल के दरमियान कोई रिलेशनशिप, कोई एसोसिएशन या कोई कंपैरिजन, जैसे स्टडी आवर्स और रिजल्ट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है ना, जो लोग ज्यादा स्टडी करेंगे तो इनका रिजल्ट अच्छा आएगा, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एसोसिएशन अगेन वही हम देखेंगे, हम कहेंगे कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है एंड ओबेसिटी है, ये दोनों एसोसिएटेड है, ठीक है। और कंपैरिजन बिटवीन वेरिएबल, द क्वालिटेटिव वे, अगर क्वालिटेटिव वे जब हम देखेंगे तो क्वालिटेटिव में हम PICO यूज नहीं करते, क्लियर, हम पेको को सिर्फ क्वांटिटेटिव में यूज करते। क्वालिटेटिव रिसर्च डज नॉट यूज पेको फ्रेमवर्क, देयर इज नो इंटरवेंशन और कंपैरिजन ग्रुप, कहेंगे क्वालिटेटिव में स्टडी में तो हम एक्सपीरियंसेस देखते हैं ना, इंस्टेड द रिसर्च क्वेश्चन इज ओपन एंडेड, ठीक है, एंड फोकस ऑन अ सेंट्रल फेनोमेनन, द कंसेप्ट एक्सपीरियंस बीइंग एक्सप्लोर्ड एट द पॉपुलेशन और सेटिंग, इस पे बात होती है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप देखें, हम एक क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन है फिनोमिनोलॉजी रिसर्च से, जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस है, व्हाट इज द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट टाइम मदर कोपिंग विद पोस्टपार्टम डिप्रेशन, व्हाट,
वर्ड को देख रहे हो, इट इज अ क्वेश्चन इंडिकेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन को इंडिकेट करता है। इज द लिव्ड एक्सपीरियंस अ फर्स्ट टाइम मदर, हम एक फर्स्ट टाइम मदर है, फर्स्ट टाइम शी इज गिविंग बर्थ टू अ बेबी, हम एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं कि कोपिंग विद पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, जो बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन माँ में होता है, उसके साथ वो कैसे कोप करती है। नाउ दैट इज अ क्वालिटेटिव क्वेश्चन। देखिए आप एक्सपीरियंस पूछेंगे तो एक्सपीरियंस के लिए तो वो कहानी आपको सुनाएगी फिर ना, वो तो मजरिबल नहीं है, वो तो लिव्ड एक्सपीरियंस है। आप इस तरह ग्राउंडेड थ्योरी से एक एग्जांपल लेते हैं जो सोशल प्रोसेसेस है। हाउ डू एल्डरली पेशेंट, देखिए, नेविगेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशनिंग इनटू एन असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी। असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी फॉर एग्जांपल आप ले ले, ओल्ड एज होम ले ले, तो हमारे यहाँ तो खैर ये सोशल प्रोसेस नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में है कि जब लोग एल्डरली होते हैं तो वैसे भी ओल्ड एज होम जाते हैं, और जब बीमार होते हैं तो फिर वो तो स्पेसिफिकली अपने ओल्ड एज होम होते हैं, वहाँ प्रोफेशनल होते हैं, वो टेक केयर करते हैं। सो हाउ डू एल्डरली पेशेंट्स नेविगेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशनिंग इनटू एन असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी, यानी जो लोग आप ओल्ड एज होम ट्रांसफर हो गए, ट्रांजिशन पीरियड है, वो कैसे फील करते हैं वहां पे। अब ये ग्राउंडेड थ्योरी है क्योंकि एक सोशल प्रोसेस है ना वहां पे चल रहा है, ठीक है। एंड एथनोग्राफी यानी जो कल्चर पैटर्न हम देखते हैं। सो व्हाट आर द हेल्थ बिलीफ्स, व्हाट आर, देखिए व्हाट, हाउ, व्हाट आर द हेल्थ बिलीफ्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग प्रेगनेंसी अमंग वुमेन इन माउंटेन विलेजेस। जो पहाड़ी गांव है वहां पे हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रैक्टिसेस है कल्चर के हिसाब से वो क्या है। अब ये हम एक एथनोग्राफिकली रिसर्च कर रहे हैं, तो हम कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो उनका यहाँ पे क्या जो है ना कल्चरली करते हैं, लोगों के बिलीफ सिस्टम क्या है प्रेगनेंसी के बारे में, फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं जाते, और वो खुद से यहाँ पे कोई जड़ी बूटियां खाते हैं फिर, या क्या करते हैं वो लोग। दैट इज एथनोग्राफी। अब इसके बाद है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस जो है ये प्रेडिक्टेड आंसर होता है ना, हम शुरू से ही आंसर को प्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं आपको सिंपल यहाँ पे वो बताऊंगा कि एक हम लेंगे, ये बड़ा नहीं होगा तो स्मॉल है, अच्छा, हाँ यस, अब ये ठीक है। एक हम लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, अब ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और दूसरा हम लेंगे ओबेसिटी, ओबेसिटी। अब ये दो हो गए। अब एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी में मैं ये देखना चाहता हूं कि एक्सरसाइज से वेट कम होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं पहले से ही प्रेडिक्ट करता हूं, हाइपोथेसिस बनाता हूं कि जब पेशेंट्स डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, ओबेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब ये मैंने प्रैक्टिकल रिसर्च नहीं किया अभी, ये मैंने क्या किया, प्रेडिक्ट किया है, एज्यूम किया है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, ये हाइपोथेसिस है। क्लियर। सो हाइपोथेसिस इज द रिसर्चर्स फॉर्मल प्रेडिक्शन, ये रिसर्चर का एक प्रेडिक्शन होता है ना, ये रिसर्चर प्रेडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स, टू आर मोर वेरिएबल्स। अब या फॉर एग्जांपल फिलहाल हम टू वेरिएबल्स पे बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ओबेसिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। While questions ask a literal question, a hypothesis makes a declaration of what the researcher expect the data to show. ठीक है, क्वेश्चन तो लिटरली आपसे वही पूछता है कि आप जो करने जा रहे हो क्या करने जा रहे हो, वो जवाब नहीं देता आपको, और यानी उसमें आपको जवाब चाहिए कि मुझे ये जो क्वेश्चन है इसके जवाब आपने ढूंढना है। हाइपोथेसिस में आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि ये होगा। क्लियर। सो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट मस्ट स्टेट एन एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप एंड बी स्टैटिस्टिकली टेस्टेबल। अगेन वही, हाइपोथेसिस आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि हाइपोथेसिस
आपको पता है कि हम जब हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हमेशा हम क्वांटिटेटिव में टेस्ट करते हैं, क्वालिटेटिव में तो हाइपोथेसिस सिंथेसिस होता है, टेस्ट नहीं होता। तो ये पहले क्लास में भी हमने बताया था, इस पे हमने बात की थी। क्लियर? तो व्हाट इज हाइपोथेसिस? इज अ फॉर्मल प्रेडिक्शन, रिसर्चर का ही होता है, ठीक है, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल, कि इन वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। फिर हमारे पास जो हाइपोथेसिस के कुछ टाइप्स है, और आपके कोर्स के हिसाब से ये 3 मेन टाइप्स है, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है एंड नल हाइपोथेसिस है। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या है? जिसमें डायरेक्शन का पता हो, ठीक है, जैसे स्पेसिफाई द एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, हाइयर, लोअर, ग्रेटर, इंक्रीज्ड, यानी डायरेक्शन। अगेन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगेन हम वो इस पे बात करेंगे, एक्सरसाइज है और जो दूसरा है वो क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी, अब इसमें जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हम कहते हैं कि एक्सरसाइज डिक्रीज द ओबेसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 30 मिनट डेली एक्सरसाइज फॉर 1 मंथ डिक्रीज 3 किलोग्राम ऑफ वेट। मैं कहता हूं कि अगर 1 महीने के लिए रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज किया जाए तो इससे 3 किलो वजन कम होगा। कम के लिए देखिए लोअर, ठीक है, आर डिक्रीज्ड। क्लियर? सो ये जो प्रेडिक्शन है इसको कहेंगे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसमें डायरेक्शन मौजूद है। इधर जो एग्जांपल है ये क्या है, फॉर एग्जांपल पेशेंट रिसीविंग द होम बेस्ड एजुकेशन इंटरवेंशन, वो डायबिटीज वाला है, will have significantly higher self care behavior score than patient receiving standard care। आपको कहते हैं कि डायबिटीज लोग हैं, इनको होम बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं आप, इससे क्या होगा, इनके सेल्फ केयर बिहेवियर इंप्रूव होंगे। सेल्फ केयर बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि एक्सरसाइज पैटर्न वो बेहतर होगा, डाइट पैटर्न बेहतर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, बेहतर होगा, बेहतर होने का के लिए क्या लफ्ज यूज हुआ है, सिग्निफिकेंटली हाइयर। जो हमें हाइपोथेसिस डायरेक्शन देता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल से क्या होगा, वो इंक्रीज होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रेडिक्ट दैट अ रिलेशनशिप और डिफरेंस एग्जिस्ट, तो इसमें भी एक रिलेशनशिप या डिफरेंस तो है, लेकिन बट डज नॉट स्पेसिफाई विच साइड विल बी हाइयर और लोअर। ये पता नहीं है कि हाइयर या लोअर कौन सा साइड है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिफरेंस इन सेल्फ केयर बिहेवियर स्कोर, अब सेल्फ केयर बिहेवियर स्कोर में डिफरेंस है बिटवीन पेशेंट रिसीविंग द इंटरवेंशन एंड दोज रिसीविंग स्टैंडर्ड केयर। अब नॉन डायरेक्शनल है, देखिए हमें ये नहीं बताया है कि सेल्फ केयर वाले में ज्यादा जो है वो डिफरेंस है बिहेवियर में, जो नॉलेज रिसीव कर रहा है, या स्टैंडर्ड केयर वाले। अब ये डिफरेंस हमें नहीं पता, डिफरेंस तो होगा लेकिन डिफरेंस क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप वही नर्सिंग जो है ना होम बेस्ड एजुकेशन दे रहे हो, और आप कह रहे हो कि इससे सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो आएगा, जो लोग केयर ले रहे हैं, जो सेल्फ केयर बिहेवियर में चेंजेस आएंगे बनिस्बत जो कंट्रोल ग्रुप है जिनमें हम इंटरवेंशन नहीं दे रहे। लेकिन ये चेंजेस का हमने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव चेंजेस आएंगे या नेगेटिव चेंजेस आएंगे या कैसे चेंजेस आएंगे, ये हमें नहीं पता। दैट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। क्लियर? तो डायरेक्शनल में हमें अंदाजा होता है कि इससे ये जो है एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हमें पहले से पता होता है। नॉन डायरेक्शनल में हमें ये नहीं पता होता कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हम कहते हैं कि इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, हमें डिफरेंस का नहीं पता होता, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। एक होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इट स्टेट्स दैट देयर इज नो रिलेशनशिप और नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। दिस इज हाइपोथेसिस दैट अंडरगोस स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टू बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप between
daily exercise, doing daily exercise and weight or obesity. मैं कहता हूं कि एक्सरसाइज और ओबेसिटी का एक दूसरे के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है. दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस. अब आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट उठता है कि नहीं सर, मैं अभी रिसर्च करना चाहती हूँ और मैं ये साबित करूंगी कि रिसर्च जो एक्सरसाइज और ओबेसिटी का जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है. एक्सरसाइज से क्या होता है, ओबेसिटी कम होती है. अब वो कब मुझे गलत साबित करेगी वो स्टूडेंट, जब वो रिसर्च कंडक्ट करेगी और आखिर पे वो कहेगी कि द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बिकॉज एक्सरसाइज इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन वेट लॉस. क्लियर? तो ये नल हाइपोथेसिस है. वो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है इसके बरकस जो हम बनाते हैं. Example, there is no difference in self-care behavior score between patient receiving the intervention and those receiving standard care. है? वो कहते हैं कि ये जो आप नर्सिस इतना ज़्यादा जो है वो एजुकेशन दे रहे हो होम बेस्ड, इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा जो लोग को आप केयर दे रहे हो या जिनको नहीं दे रहे, तो इनका कोई डिफरेंस दोनों ग्रुप में नहीं होगा. यानी आप वैसे दे रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे मुझे कोई कहे कि आप ये जो लोगों को एक्सरसाइज का कहते हो और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं आपके कहने पर, उनमें और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा इनके वेट में. अब जब ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी और आखिर में आप देखेंगे, तो जब हम देखेंगे जिन लोगों ने एक्सरसाइज की होगी तो हम देखते हैं कि यार उनमें तो वेट कम हो गया है. जिन लोगों ने एक्सरसाइज नहीं किए तो उन लोगों में वेट वैसे के वैसे ही है, कम नहीं हुआ है. इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, क्योंकि एक्सरसाइज का जो है ना एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वेट लॉस में. Clear? So null hypothesis mean no relationship. Directional hypothesis mean directional relationship. Non-directional hypothesis mean जिसमें डायरेक्शन का हमें कुछ पता ना हो. अगर हम इनको कंक्लूड करें, सो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस देखें, जो पर्पस स्टेटमेंट है, सिंपल पर्पस स्टेटमेंट को हम देखेंगे, तो ये क्या करती है ये स्टेटमेंट, आउटलाइन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और एम. इससे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव या एम का हमें पता चलता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू एग्जामिन. ठीक है, इसका मतलब क्वांटिटेटिव है. द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू डिस्कवर, टू एक्सप्लोर. क्वालिटेटिव पर्पस है, आगे स्टडी क्वालिटेटिव होने जा रही है. तो ये जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे ना, शुरू से ही हमें अंदाजा होता है कि आगे ये स्टडी जो है ना क्या स्टडी है. स्टाइल क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट लिखा होता है, कुछ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखा होता है ना, जैसे द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज, इस स्टडी का मकसद ये है, या द एम ऑफ द स्टडी. एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द पर्पस ऑफ द स्टडी इज टू एग्जामिन, टू एक्सप्लोर. अब टू एग्जामिन जब आया तो वही यही से आपको पता चल गया कि ये क्वांटिटेटिव स्टडी है. एग्जामिन क्या करे, द इफेक्ट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम. क्लियर? तो स्टेटमेंट कुछ यूं आएगा. रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है फिर, ये ट्रांसलेट्स द पर्पस इनटू अ डायरेक्ट क्वेरी, अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ये जो पर्पस होता है इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करता है. व्हाट, हाउ, व्हाई. इंटरोगेटिव क्वेश्चन एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव क्वेश्चन फ्रेजिंग स्टाइल होता है, डू से स्टार्ट होता है या हाउ से स्टार्ट होता है और आखिर में इंटरोगेटिव होता है, क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, डज एन एजुकेशनल प्रोग्राम इंप्रूव स्कोर. इधर हम देखें स्टेटमेंट को, टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम. पर्पस स्टेटमेंट है ये. क्वेश्चन क्या है, डज एन एजुकेशनल प्रोग्राम इंप्रूव स्कोर. ठीक है, ये एजुकेशनल प्रोग्राम ऐसे ही जो स्कोर है इंप्रूव होगा कि नहीं सेल्फ केयर बिहेवियर का या जो भी है. हाइपोथेसिस. अब हाइपोथेसिस जो है वो प्रेडिक्ट द एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिकल आउटकम. ये प्रेडिक्ट करता है जो एक्सपेक्टेड आउटकम है. हम जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं ना, तो हम सोचते हैं ना कि आखिर में ये होगा इससे. जैसे मैं किसी को अगर एक्सरसाइज ट्रेनिंग पे लगा रहा हूँ, तो मुझे पता होगा ना कि इस ट्रेनिंग से आखिर में क्या होगा, वेट कम हो जाएगा लोगों का. दिस इज प्रेडिक्शन. किस तरह लिखते हैं, लिखने में आपको कैसे नजर आएगा, ये भी डिक्लेरेटिव प्रेडिक्शन होता है रिलेशनशिप. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट रिसीविंग द प्रोग्राम विल हैव हायर स्कोर. यानी जो पेशेंट वो रिसीव
the nursing led awareness program will improve their quality of life and self care behavior scores. ठीक है, सो ये यूजुअली विल आप देखेंगे इसमें फ्यूचर टेंस, सही, ये हाइपोथेसिस होता है, ये प्रेडिक्ट कर रहा होता है, और ये यूजुअली हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जिससे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? आखिर में ये फिर कंसेप्चुअल कुछ डिफिनीशंस है, ये नेक्स्ट क्लास में भी हम इस पे बात करेंगे। 2 टाइप्स के डिफिनीशंस है, ये लास्ट पेपर में आए थे तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा इस पे बात करते हैं। फर्दर हम आगे क्लास में इस पे बात करेंगे। सिंपल यहीं पे आपको फिलहाल बता दो, एक जो हमारा डिफिनीशन होता है वो कंसेप्चुअल होता है और एक होता है ऑपरेशनल। कंसेप्चुअल डिफिनीशन से हम अपना कंसेप्ट क्लियर कराते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक वो है पेन, ठीक है। अब पेन को हम डिफाइन करते हैं तो दो तरीकों से, एक होता है कंसेप्चुअल और एक होता है ऑपरेशनल। अब कंसेप्चुअली ना पेन, व्हाट इज पेन, तो हम कहते हैं कि एक अनप्लीजेंट साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सेंसेशन है, फीलिंग है, ठीक है, दैट इज पेन। ये डिफिनीशन है, देखो वर्ड्स है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट होता है और थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा पेन जो है वो अनप्लीजेंट सेंसेशन है, फॉर एग्जांपल क्या है, मैं यहाँ पे लिखूं कि अनप्लीजेंट सेंसेशन, ठीक है, बोथ फिजियोलॉजिकली स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर करें, ठीक है, एंड फिजिकली, ठीक है। मैं कहता हूं कि जो पेन है ये अनप्लीजेंट सेंसेशन है, बोथ फिजियोलॉजिकली एंड फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली, ठीक है। मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली एक अनप्लीजेंट सेंसेशन है, ठीक है। ये क्या हुआ, कंसेप्चुअल डेफिनेशन, इससे आपको अंदाजा हो गया कि व्हाट इज पेन। लेकिन अब इसके ऑपरेशनल डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि हम पेन स्केल यूज करते हैं ना, नंबर स्केल होता है, कहा गया ये है टेक्स्ट, ठीक है। तो फिर ऑपरेशनल के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेन स्केल। आपको पता है कि 0 से 10 तक हम यूज करेंगे कि माइल्ड पेन है, मॉडरेट है कि सीवियर है। दैट माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर जो मेजरमेंट है दैट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। जो थ्योरेटिकल है, अल्फाज में है, दैट इज कंसेप्चुअल डेफिनेशन। आई होप द मैसेज इज क्लियर। सो व्हाट इज कंसेप्चुअल डेफिनेशन, जो वर्ड्स होते हैं, क्लियर। A conceptual definition is the abstract or theoretical meaning of a concept. It is like a definition you would find in a dictionary or textbook में जो लिखा होता है। पर्पस क्या होता है कि टू एस्टेब्लिश अ क्लियर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरिएबल। अब जो पेन है हमें अंदाजा हो कि व्हाट इज पेन, हाउ द पेन इज डिफाइंड, सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द सेम आइडिया, ठीक है। एग्जांपल स्ट्रेस का यहाँ पे एग्जांपल है स्लाइड में। डिफाइनिंग स्ट्रेस इज a state of physiological or psychological tension resulting from physical, environmental or emotional stressor। अब ये एक टेंशन स्टेट है जो कि फिजिकल, इमोशनल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेसर की वजह से ये स्ट्रेस जो है हो जाता है। दिस इज नाउ द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस, अ कंसेप्चुअल डेफिनेशन। अब ये दो डिफिनेशंस होते हैं, इससे डिफाइन आप करते हो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा व्हाट इज स्ट्रेस, सो इट इज अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल टेंशन रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल, एनवायरमेंटल और इमोशनल स्ट्रेसर्स। अब अगर हम ऑपरेशनल डिफिनेशन पे आएंगे स्ट्रेस के, सो व्हाट इज ऑपरेशनल मीन, measurable, explicitly state the exact operations, procedure, instrument or researcher will use to measure or manipulate that variable in the real world। पर्पस क्या होता है ऑपरेशनल डिफिनीशन का, टू टर्न एन abstract concept जैसे स्ट्रेस है into observable, measurable and quantifiable data। जैसे पेन है ना, तो पेन तो हमें नजर नहीं आते ना कि पेन जो है ना वो किस तरह दिखती है, तो इसलिए बंदा कहता है यार मुझे पेन हो रही है सीवियर, तो हमें सीवियर पेन हो रही है इसका मतलब है कि यार 7 से ऊपर है, 7 से 10 ये पेन है। ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है, यहाँ हम देख सकते हैं कि अच्छा इस लेवल का जब पेन हो दैट इज सीवियर पेन। एग्जाम्पल यहाँ पे स्ट्रेस का दे रहे, डिफाइनिंग स्ट्रेस एज
the total score obtained on the 10 item pursuit scale. ये जो pursued stress scale है PSS 10, इसमें 10 क्वेश्चंस है ना, और each question carries 1 mark. Where higher scores indicate a higher level of pursuit stress. अब जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे और वो सारी चीजें पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप एक एक मार्क जो है ना वो ऐड करेंगे. जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतना ज्यादा स्ट्रेस है पेशेंट को, जितना कम स्कोर आएगा उतना कम स्ट्रेस है. लेकिन कंसेप्चुअल डेफिनेशन में आपको कम और ज्यादा स्ट्रेस का कोई वो नहीं है. वहां पे स्ट्रेस क्या है, मुझे कम स्ट्रेस है या ज्यादा स्ट्रेस है, कितना कम स्ट्रेस है कितना ज्यादा स्ट्रेस है, ये आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन बताएगा. स्ट्रेस है क्या ये आपको कंसेप्चुअल डेफिनेशन बताएगा. क्लियर. इस पे बाय द वे हम आगे भी बात करेंगे. तो लेकिन ये दो जो सेंटेंसेस है ना, रिमेंबर. कंसेप्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? सो अ कंसेप्चुअल डेफिनेशन टेल्स यू व्हाट द वेरिएबल इज. वेरिएबल है क्या, जैसे ऊपर स्ट्रेस एक वेरिएबल, पेन एक वेरिएबल है, ये है क्या? व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज पेन. एक्सरसाइज, व्हाट इज एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज हम कहते हैं ना कि फिजिकल एक्टिविटी को कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगेन मैं एक और एग्जांपल दे दूं. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मैं यहाँ पे डिफिनीशन फॉर एग्जांपल अगर लिख लूँ तो मैं वैसे अपनी तरफ से लिखता हूँ कि डेली फिजिकल एक्टिविटी, या मैं सिंपल लिखता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, सॉरी, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल. ठीक है, ये फिजिकल एक्टिविटी को एक्सरसाइज कहते हैं. लेकिन अब आप कहेंगे कि ये फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत सारे होते हैं. अब यहाँ पे आपका क्या मतलब है, जो आप रिसर्च में आप एक्सरसाइज प्रोग्राम आप दे रहे हो तो उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं. तो मैं फिर क्या कहूँगा कि ऑपरेशनल डेफिनेशन डिपेंड टेल्स यू हाउ द वेरिएबल इज मेजर्ड. वेरिएबल आप मेजर कैसे करते हो, वेरिएबल है क्या, और वेरिएबल को आप मेजर कैसे करते हो. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज है क्या, इस फिजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड एक्सरसाइज. जो बंदा फिजिकल एक्टिविटी करता है वो एक्सरसाइज है. अब आप कहते हो कि जो आप रिसर्च में कहते हो कि मैं लोगों को ना एक्सरसाइज दूंगा, सो व्हाट इज मीन बाय दैट एक्सरसाइज. तो मैं फिर कहूंगा कि इससे मेरा मतलब ये ऑपरेशनलाइज करूंगा इसको कि डेली 30 मिनट मॉर्निंग वॉक. ठीक है, ये ऑपरेशनल डेफिनेशन है. देखे, डेली 30 मिनट मॉर्निंग वॉक, इससे मेरा मतलब है एक्सरसाइज. यहाँ पे दिस इज कॉल्ड, ये ऑपरेशनलाइज हो गया इस. ठीक है. सो फिर मैं वहाँ पे ना, क्योंकि मैंने एक ही टाइम सब अपने पार्टिसिपेंट को देना है ताकि वो इसमें एक्सरसाइज करे, और 1 महीने बाद फिर मैं जो है जो भी रिजल्ट है वो देख लो और फिर कंपेयर करो. क्लियर. सो कंसेप्चुअल डेफिनेशन हमेशा हमें ये बताता है कि व्हाट द वेरिएबल इज, एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन हमें ये बताता है कि हाउ द वेरिएबल इज मेजर्ड. हाउ विल यू एज अ रिसर्चर measure the variable. Clear? So that's it. Wish you all the best. Lecture को study करें, and then if you have any questions so you can ask any time. Okay जी, wish you all the best.